चलो, हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक, सिंधु सभ्यता की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग पढ़े थे। किसके बारे में? भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, मतलब इसका जो भी मतलब चौहद्दी था, इस चौहद्दी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। क्या जैसे हम बताए थे आपको कि ये उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था, साउथ दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था, दैमाबाद। ठीक है, उसी तरीके से पश्चिम में कहाँ फैला हुआ था, सूतका गेंगटोक तक, और पूरब में कहाँ फैला हुआ था। तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग जिक्र कर लिए थे अपने पिछले क्लास। ठीक है, अब आइए आज जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख शहरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता जो है, इस सिंधु सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक और कंसेप्ट ये आती है कि इसको जो है मतलब कि सिंधु नाम ही क्यों रखा गया। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा कि सिंधु एक नदी है, ये सिंधु एक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम याद रखिएगा कि ये जो है निकलता कहां से है, तो सिंधु निकलता है कहां से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए ये, ठीक है, और पाकिस्तान से होते हुए जाके अरब सागर में मिल जाता है। ठीक है, तो ये अरब सागर में ये जो नदी मिल रहा है, देखिए अरब सागर में ये जो नदी मिल रहा है, ठीक है, तो ये नदी इस क्षेत्र से होकर गुजरता है और ढेर सारी नदी इसकी सहायक नदियों के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। और इन्हीं सहायक नदियों के तट पर जितने भी शहर बसे रहे, उन सारे शहरों को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसका नाम सिंधु सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो जितने भी आपको नदी मिलेगा, मतलब यहाँ जितने भी शहर मिलेंगे, खासकर मुख्य मुख्य शहर, या तो वो शहर सिंधु के तट पे बसा होगा या फिर उस नदी के तट पे बसा होगा जो सिंधु की सहायक नदी होगा। सहायक नदी का मतलब होता है एक छोटी सी नदी आकर बड़ी नदी में मिल जाता हो, उसको क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे हम सहायक नदी के बाद में आगे। ठीक है, सिंधु के कुछ महत्वपूर्ण शहर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके प्रमुख शहरों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख शहर थे सिंधु के, ठीक है, जिन शहरों के आधार पे हम ये तय करते हैं कि सिंधु एक बहुत बड़ी मतलब सभ्यता थी और बहुत ही खूबसूरत सभ्यता थी, वहां की टेक्नोलॉजी काफी हाई थी। इसके बारे में जो हम चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, ठीक है, या ऐसा कह पाते हैं कि सिंधु एक बहुत खूबसूरत शहर था और बहुत ज्यादा डेवलप शहर था, ऐसा क्यों कह पाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण है इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण शहर। अब महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा होगा, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण शहरों में, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हड़प्पा की बात करेंगे। ठीक है, हाँ पंखा, अरे पंखा बंद कीजिए, लाइट कटे तो याद से बंद कर लिया कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही ये होगा ये। चलिए, तो कुछ ऐसे शहर थे, जैसे कि सिंधु की खोजी गई पहली शहर जो थी उसका क्या नाम था, हड़प्पा। ठीक है, ठीक है, नहीं चलने वाला, सब कुछ बंदे कर दे तो तले मार के चलते हैं फिर तो। और कुछ नहीं ना चल रहा, भाई रोको यार, इसको बताइए, बेइज्जती हो जाएगा ऑनलाइन में। हो गया, चलो देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, शाही नदी, सहायक नदी। ठीक है, तो या तो उसकी शहर सीधे सिंधु के तट पर होगा या फिर उसके शहर किसी न किसी सहायक नदी के तट पर होगा। और सहायक नदियों की अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो कई सारी सहायक नदी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि सिंधु की
कौन कौन सी मुख्य मुख्य शहरें थी। तो सिंधु के जितने भी मुख्य शहर थे उन मुख्य शहरों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंधु के प्रमुख शहरें, ठीक है। देखिए कौन कौन सी शहर, तो सबसे पहले याद रखिएगा पहला जो सबसे फेमस शहर होगा वो क्या होगा, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा इसका पहला जो सबसे फेमस शहर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा शहर जो सबसे फेमस हो इसका मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखिए इन दोनों शहर को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही जाती है, और राजधानी की दर्जा किसी भी मतलब कि क्षेत्र को तब दी जाती है जब वो उस क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से कह लीजिए, ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से कह लीजिए, इन सारे क्षेत्र में जब वो परिपूर्ण होने लगता है तो वो राजधानी बनाया जाता है। जैसे प्राचीन से मतलब आधुनिक समय में जब अंग्रेज लोग भारत आया था तो उस समय कंसेप्ट क्या था कि अंग्रेजों जो थे, ठीक है, वो किसको, बंगाल को, कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया था। क्यों, क्योंकि उस समय पे कलकत्ता बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। तो कलकत्ता हर चीज से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, ठीक है, सामाजिक दृष्टि से, सब चीज में परिपूर्ण था। कि कलकत्ता, इसलिए राजधानी कहां बनाई गई थी, तो राजधानी बनाई गई थी कलकत्ता में। लेकिन जैसे ही दिल्ली में सब कुछ चेंज हुआ, मतलब कि सारी व्यवस्था दिल्ली में हुआ, ठीक है, इन लोगों ने अपनी राजधानी उठाकर कहां ले गया, दिल्ली ले गया। मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़िएगा तो वहां जितनी भी मतलब शासक आए थे सारे के सारे राजधानी कहां बनाए थे, दिल्ली में बनाए थे। इसका मतलब क्या, कि दिल्ली उनके लिए संपन्न रहा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये दोनों राज्य जो है ये इनके लिए संपन्न था, तो इन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता था, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरा जो मुख्य शहर था वो तीसरा क्या होगा, तो एक याद रखिएगा चनहूद्रो, चनहूद्रो, ठीक है। देखिए तो चनहूद्रो जो था ये भी एक प्रमुख शहर था सिंधु का। उसके बाद एक और शहर आप याद रखिए लोथल, लोथल जो काफी ज्यादा फेमस शहर था। इसके बाद एक शहर याद रखिए कालीबंगा, जो बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। उसके बाद एक शहर याद रखिए आप रोपर, ठीक है। देखिए ये वो शहर है जिनसे ना क्वेश्चन बनते हैं नदियों से लेके, कि ये शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है। तो इनकी नदी आपको याद रखनी है, यहां नदियों से लेके क्वेश्चन आता है। जैसे अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पे बसा हुआ था, तो याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है ये कौन सा नदी था, इसका रावी नदी के तट पे था। ये कौन सा नदी, अगर नदी पूछा जाए तो याद रखिए कौन सा नदी, रावी नदी। तो रावी नदी के तट पे बसा हुआ था कौन, तो ये हड़प्पा बसा हुआ था। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें किसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो था ये किस नदी के तट पे बसा हुआ था, तो ये सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अगली शहर की बात करें चनहूद्रो के बारे में, तो ये भी किस नदी के तट पे बसा हुआ था, तो चनहूद्रो, हाँ, सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था। उसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे लोथल की, तो लोथल कहां बसा हुआ था, तो याद रखिएगा लोथल भोगवा नदी के तट पे बसा हुआ था। लोथल किस नदी के तट पे बसा हुआ था, तो भोगवा नदी के तट पे बसा हुआ था। उसी प्रकार से हम कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा किस नदी के तट पे बसा हुआ था, तो याद रखिएगा कौन सा, घग्गर नदी के तट पे बसा हुआ था। ये कौन सी नदी, मतलब कौन सा शहर, तो काली घग्गर कह लीजिए या फिर इसी को सरस्वती नदी कह लीजिए, ठीक है। तो घग्गर या सरस्वती नदी के तट पे बसा हुआ था क्या, कालीबंगा। उसके बाद एक शहर है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रोपर के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा कि रोपर जो था ये किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी के किनारे। इतने जो है ये शहर आपको नदियों से संबंधित याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें लोथल का ये जो भोगवा नदी है ये मतलब सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप इसको तो ऑलमोस्ट याद रखिएगा ही रखिएगा किसी भी तरीके से, ठीक। आइए इसको जो है मैप पे याद रखिए कि ये जो सिंधु सभ्यता का जो मैप था, ठीक है, जो भौगोलिक स्थिति थी उसमें ये सारी की सारी शहरें थे कहां, ये
तो इसको मैप पे याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन अपने आप याद नहीं हो जाएगा, इसको याद करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे किसकी, हड़प्पा की। हड़प्पा याद रखिएगा वो कहां, तो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, ठीक। उसके बाद मोहनजोदड़ो, तो यहां सिंधु नदी के तट पे आपको मिलेगा क्या, मोहनजोदड़ो। इसी के बगल में एक शहर आपको मिलेगा क्या, तो चनहुद्रो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो ये तीनों के तीनों कहां बसा हुआ था, तो ये तीनों के तीनों बसा हुआ था कहां पर, तो ये पाकिस्तान में। मतलब ये भारत का शहर नहीं है, ये तीनों के तीनों किसका शहर है, तो याद रखिएगा अभी प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सिंधु की मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान में ही है, ठीक है। और उसकी जो भी महत्वपूर्ण जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की राजधानी कहा जाता है इस दोनों को, तो ये दोनों के दोनों कहां बसा हुआ है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में ही बसा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको सिंधु सभ्यता के बारे में किसी को ठीक ठाक नॉलेज चाहिए तो उसको कहां जाना पड़ेगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्लियर है। चल, तो ये आप यहां से याद रखिएगा। उसके बाद अगले शहर की हम बात करेंगे, क्या है, लोथल। लोथल के बारे में याद रखिएगा कि जो लोथल है, ये लोथल आपको कहां मिलेगा, तो ये गुजरात में मिलेगा, ठीक है। यहां आपको क्या मिलेगा, तो यहां लोथल नाम का एक शहर मिलेगा और काफी फेमस शहर है ये। क्यों फेमस है, हम बात करेंगे उसकी। उसके बाद एक मुख्य शहर के रूप में यहां कौन सा है, कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में आप याद रखिएगा, ये रहा राजस्थान का क्या, कालीबंगा। तो कालीबंगा आपको यहां मिलेगा जो किस नदी के तट पे है, आए बाय ना बोला, ठीक है, जे मुंह में आता है से बोल देते हैं, सुरमा भोपाली काठ होदाम कट फोड़वा। चलो देखो इधर, ये घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी के तट पे हुआ करता था ये। उसके बाद पंजाब के क्षेत्र में, हाँ, पंजाब के क्षेत्र में यहां पर एक और शहर था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग रोपर के नाम से जानते हैं। और ये था किस नदी के तट पे, तो ये था सतलज नदी के तट पे, ठीक है। तो याद रखिए हड़प्पा यहां पर कौन सा नदी, रावी नदी के तट पे। हाँ, बाकी लोग भी अपना मुखार बिंदु खोल लीजिए, ठीक है, और यहां सवाल का जवाब दीजिए, ठीक। हड़प्पा किस नदी के तट पे, हाँ, ना याद हो तो इधर लिखा हुआ है देख लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे, चनहुद्रो सिंधु के तट पे। उसके बाद ये कालीबंगा सरस्वती या घग्गर नदी के तट पे। उसके बाद ये रोपर सतलज नदी के तट पे और लोथल भोगवा नदी के तट पे। तो इतने जो मतलब कि आपको शहर है, इसका नदी भी याद रख लेना है आपको साथ ही साथ, क्लियर। उसके बाद में कुछ और भी शहर है जो आपको थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी रखना है। जैसे कि आपको बताए थे किसके बारे में, तो आपको बताए थे यहां पर देखिए, यहां एक शहर होगा जिसको हम लोग धौलावीरा के नाम से जानेंगे। कौन सा, हाँ, तो धौलावीरा, ठीक है। इसी में नीचे एक और शहर आपको मिलेगा जिसको हम लोग सुरकोटदा के नाम से जानेंगे, ठीक है, सुरकोटदा के नाम से जानेंगे। उसके बाद यहां आइएगा गुजरात में, तो एक और शहर आपको मिलेगा क्या, रंगपुर के नाम से एक शहर मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है, जो गुजरात में स्थित है। उसके बाद में आगे बढ़िएगा तो इधर तो आपको हो ही गया, हरियाणा के क्षेत्र में दो मिलेंगे आपको। एक मिलेगा क्या, तो एक मिलेगा आपको क्या, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और ये जो है ये क्या है, तो ये तो था अपना रोपर, ठीक है। उसके बाद राखीगढ़ी के बाद एक और शहर आपको हरियाणा में ही देखने को मिलेगा, वो कौन सा हो जाएगा, बनावली, ठीक है, बनावली या बनवाली, ठीक है। बनवाली जो है ये आपको कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा कहां, क्लियर है। तो ये चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएगा, ठीक। किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें, मैप से याद रखिएगा, आसानी से ये चीजें आपको याद हो जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का ये समस्या नहीं होगा। और एक बार जब मैप पे दिमाग में बैठ गया ना, तो जल्दी आप भूलिएगा नहीं। कभी भी याद करना होगा तो दिमाग में आंख बंद कीजिएगा, मैप आपके सामने आएगा और वो सारी की सारी चीजें आपको हूबहू दिखने लगेगी कि कौन सी चीज कहाँ है। आपको शहर भी याद हो जाएगा, नदी भी याद हो जाएंगी और बाकी जो भी चीजें हैं वो सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम इन शहरों के बारे में बात करेंगे कि जितने भी शहर थे इनकी विशेषताएं क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। आइए हड़प्पा, देखिए हड़प्पा से जो एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया। हाँ, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा,
हाँ, तो याद रखिएगा कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी जो थे, इन्होंने खोज किया था। अब क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने इसकी खोज कब की थी, ठीक है, तो याद रखिएगा खोज कब हुआ था, तो कब भी याद रखिएगा, कब? हाँ, 1921 में। उसके बाद और क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेगा आपके हड़प्पा से, ठीक है, जैसे देखिए हड़प्पा की खोज कब, उसके बाद हड़प्पा किस नदी के तट पे था, ठीक है, रावी नदी के तट पे, ठीक है। उसके बाद आएगा कि प्रेजेंट में, वर्तमान में ये है कहां, ये इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है, तो इसकी वर्तमान स्थिति आपसे पूछ लिया जाएगा। तो याद रखिएगा नदी कौन सा हो जाएगा, तो नदी रावी। और यहां से एक और कंसेप्ट याद रखिएगा, रावी नदी का प्राचीन नाम जो था, वो प्राचीन नाम क्या था रावी नदी का, तो याद रखिएगा छोटका कहीं डूब गया, वहां ना ब्लूटूथ लेना होगा, अब लाइए, ऐसे काम नहीं चलने वाला। चलो देखो, रावी के प्राचीन नाम के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे होता ना कि जितनी भी नदियां थी, इन नदियों का पहले नाम कुछ और था और अभी नाम कुछ और है, ठीक है। तो खासकर इसके नामों में अगर बात करें तो याद रखिएगा कि रावी का जो प्राचीन नाम था क्या था, तो याद रखिएगा क्या, परूसनी इसका प्राचीन नाम था, ठीक है। तो रावी का प्राचीन नाम या फिर वैदिक नाम क्या था, तो याद रखना है क्या, परूसनी इसका नाम था। अगर पूछे कि इसकी वर्तमान स्थिति कहां है, हड़प्पा प्रेजेंट में है कहां, तो कहां है, पाकिस्तान में। अब क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि पाकिस्तान में कहां, पाकिस्तान का एक जिला है, याद रखिएगा क्या, माउंट गोमरी, ठीक है, पाकिस्तान के कहां, हाँ, माउंट गोमरी जो जिला है, इस पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है ये कौन, हड़प्पा शहर। तो पाकिस्तान के क्या, कोई दिक्कत, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है क्या, तो हड़प्पा स्थित है, ठीक है। तो ये तो इसके बेसिक क्वेश्चन हो गए जो आपको एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा की खोज कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, किस नदी के तट पे है, अल्फा बीटा गामा पूछ लिए जाते हैं। एक और चीज यहां से याद रखिएगा कि रावी या जो परूसनी है, ये सहायक नदी है किसकी, तो ये सहायक होगी किसकी, हाँ, सिंधु की सहायक होगी ये, ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी होगा कौन, तो रावी या फिर परूसनी। क्लियर है? चलिए आइए इसके बाद आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगला इससे क्या पूछा जाएगा, तो हड़प्पा से संबंधित साक्ष्य क्या है। देखिए हड़प्पा से संबंधित साक्ष्य मतलब हड़प्पा से ऐसी कौन कौन सी चीजें मिली है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 4 5 ऐसी चीज है जो हड़प्पा से मिला है और हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। जैसे यहां से आपको क्या मिला है, तो याद रखिएगा श्रमिक आवास मिला है। यहां से क्या मिला है, श्रमिक आवास मिला है। यहां से श्रमिक तो जानते ही होंगे आप लोग, क्या, हाँ, तो मजदूरों का एक प्रॉपर घर मिला है। कहां पे, तो मजदूरों का एक घर मिला है। कहां है आपको, हड़प्पा से। मतलब कुछ ऐसे घर बनाए गए थे, कुछ ऐसे ढांचे बनाए गए थे जो किस टाइप का लग रहा था, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो श्रमिकों का अर्थात मजदूरों का घर था, ठीक है। तो मजदूरों के घर के रूप में आप याद रखिएगा कि ये आवास मिलता है किसका, तो हड़प्पा से, ठीक है। तो ऐसा लोग अनुमान लगाता है कि हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसे घर बनाए रहे होंगे जो घर साधारण लोगों के लिए रहा होगा, मजदूर वर्ग के लिए रहा होगा, या फिर इसी को ऐसा कह लिया जाता है कि जो घर बने थे हो सकता है कि दास प्रथा को ये मतलब दर्शाता हो, ठीक है। दास प्रथा जिसमें होता था ना कि लोग बेच देता था किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, गुलाम के रूप में, उसको दास कहते थे। तो वो दास वाली प्रथा जो है, दास व्यवस्था जो है आपको देखने को मिलेगा कहां, तो याद रखिएगा वो, क्लियर है। चल, तो एक तो कंसेप्ट श्रमिक आवास का। दूसरा यहां याद रखिएगा कि दूसरा साक्ष्य यहां से क्या मिलता है, तो यहां से कुम्हार का चाक मिलता है। हाँ, कुम्हार का चाक।
जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो होता है ना उसी पे क्या किया जाता है वो, हाँ, तो बर्तन उर्तन जो मतलब कुम्हार लोग बर्तन बनाते हैं, ठीक है, तो बर्तन बनाने के लिए जिस चकड़ी का पहिए का इस्तेमाल होता है, उस पहिए के बारे में यहां से आपको देखने को मिलता है कि हड़प्पा में उस टाइप के पहिए पाए जाते थे। तो लोगों को लगा कि हाँ यहां पर बर्तन बासन बनाने का काम चलता रहा होगा, हो सकता है उद्योग धंधे यहां पर बर्तनों के चल रहे होंगे, ठीक है। तो कुम्हार का चाक याद रखिएगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हड़प्पा से अभी तक बार बार साक्ष्यों में पूछे गए हैं वो क्या है, तो याद रखिएगा उर्वरता की देवी, ठीक है, क्या, हाँ, उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है यहां से। अब ये उर्वरता की देवी है क्या ये, ठीक है, तो देखिएगा याद रखिएगा कि ये क्या होता है कि एक मूर्ति मतलब एक बना हुआ था ऐसे, मान लीजिए कि मूर्ति है, ठीक है, ठीक, हाँ, एक ये मूर्ति है और इस मूर्ति के पेट से, ठीक है, मतलब ऐसा दिखाया गया था कि इसके पेट से एक पैर निकला हुआ है, ठीक है, हाँ, पेट से ही पैर निकला हुआ है। और ऐसा इसलिए दिखाया गया था ताकि लोगों को, जहां तक ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया कि ये मिट्टी को, धरती को डिनोट कर रहा था। जैसे इस पृथ्वी की, मतलब पृथ्वी जो है, ठीक है, इस पृथ्वी पे जितनी भी जीव पनपे हैं, इस सब की जननी क्या है, तो पृथ्वी है, जमीन है, ठीक है। इस जमीन में आप कुछ भी बीज के रूप में डालिए, ठीक है, उसके पैर निकल के आते हैं, ठीक है। और सबको पता है कि मनुष्य का जो जन्म होता है, ठीक है, वो उसके माता से ही होता है, ठीक है। तो हो सकता है इन्हीं सारे चीज को डिनोट किया गया हो, यहां पर कनेक्ट किया गया हो और ऐसा बताया गया हो कि मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो, ठीक है, मूर्ति है, ठीक है, ये जो है ये इस धरती को डिनोट करता हो और निकला हुआ पैर इस संसार को डिनोट करता हो और आने वाली पीढ़ी को समझाने का प्रयास किया गया होगा कि धरती हमारे लिए जननी है, तुम इसकी पूजा किया करो, इसकी रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि सारी चीजें हमें इसी से मिलती है। तो उसको दर्शाने के लिए हो सकता है ऐसा किया गया हो। बाकी एक्चुअल में क्या सही है किसी को नहीं पता, ठीक है, सिर्फ हमें नहीं पता ऐसा नहीं, किसी को नहीं पता, क्योंकि सिंधु से मिले हुए जितने भी चीजें उसके बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारी नहीं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां जो चीज लिखा गया था उसका लिपि थोड़ा सा अलग था, उसको पिक्टोग्राफ कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि, मतलब चित्र बना के भाव प्रकट करना, ठीक है, ऐसी लिपि का प्रयोग किया गया था और उसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के मिले हुए चीजें, ठीक है, प्रमाणिक है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंधु से, मतलब सिंधु सभ्यता की जानकारी किस प्रकार के साक्ष्यों से होती है। ऑप्शन 3-4 रहेंगे आपके पास, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे रहेंगे आपसे कि अभिलेख के साक्ष्य, जैसे आपके रहेंगे साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंधु के बारे में जानकारी का एकमात्र साधन जो है वो क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य। क्लियर। चलिए, तो आप यहां से इसके बारे में याद रख लीजिएगा, किसके बारे में, किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। इसके बाद कुछ और चीजें देखिए, यहां से लकड़ी की ओखली मिलती है, हाँ, ओखली, और लकड़ी की ताबूत, अरे ओखली तो जानते होंगे ना, हाँ, जिसमें धान कूटा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये ओखली और ताबूत, ताबूत जानते हैं, हाँ, तो पूरा एकदम रिलैक्स मोड में रहते हैं क्या पूरा आप लोग एकदम। चलिए देखिए इधर, तो लकड़ी की ओखली और ताबूत, ताबूत जानते हैं, ताबूत क्या होता है, हाँ, नहीं, ताबूत कूटने वाला नहीं होता, ओखली होता है कूटने वाला, उसको मूसर कहते हैं, ठीक है। ताबूत क्या होता है कि, हाँ, मरे हुए इंसान को रखा जाता है, रख के दफना दिया जाता है, और ये प्रोसेस ईसाइयों में चलता है। ईसाई धर्म जो होता है, ईसाई धर्म में ऐसा चलता है कि एक ताबूत लाया जाता है उसके साइज का, और उसमें उसको लेटा के कील ठोक दिया जाता है चारों तरफ से, और उसको बॉक्स में रख के दफना दिया जाता है। मूवी वगैरह आप देखे होंगे, तो मूवी में आप ऐसा कुछ देखे नहीं, ठीक है। चलिए, तो लकड़ी की ओखली और ताबूत आपको कहां से मिलेगा, तो यहां से। एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन इसके साक्ष्यों में, फेमस क्वेश्चन क्या, तो RH-37 कब्रिस्तान, हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि ये कब्रिस्तान एक मिलता है जहां एक ही प्रकार से मतलब बहुत सारे ढेर सारे कब्र बनाए गए थे। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये जो है ये, ठीक है,
कब्रिस्तान एक होगा और इसको नाम दे दिया गया RH-37। ये खोज करने वाले, ठीक है, और ठीक है जो भी मतलब वहां प्रोसेस व्यवस्था पाया गया था उसको डिनोट करने के लिए RH-37 का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये साक्ष्य आप याद रखिएगा कि हड़प्पा से इतने साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा से। हाँ ठीक है, इसमें एक और अन्नागार भी आप याद रख लीजिएगा कि यहां से एक विशाल अन्नागार भी मिलता है। ठीक है, अन्न भंडार, ठीक है, अन्न भंडार, ठीक है, एक गोदाम मिलता है और उस गोदाम में बहुत सारे अन्न को मतलब सजो के रखा गया था, जैसे होता ना कि आज हम लोग कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग करते हैं, वैसे ही उस समय पे वहां था। ठीक, चलिए आइए इसके बाद दूसरी शहर की हम बात करेंगे। दूसरा शहर क्या था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में अब कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले वही बेसिक क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, कब किया था? ठीक है, प्रेजेंट में ये कहां है ये? ठीक है, इसकी प्रेजेंट सिचुएशन, हाँ, नदी किस नदी के तट पे है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो शब्द का? तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलेंगे। कोई बात नहीं है, ठीक है, वो चल रहा ना, चलने दीजिए। हमें पता है कि राष्ट्रपति का फोन नहीं होगा, ठीक है, तो देश पे किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, तो शाब्दिक अर्थ क्या? शाब्दिक अर्थ जो है आइए, शाब्दिक अर्थ मोहनजोदड़ो का क्या है? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। अबे मृतकों का टीला क्या होता है? ठीक है, थोड़ी सी याद रखिएगा इसके बारे में कि ऐसा था ना कि मोहनजोदड़ो जो शहर था, इस शहर से क्या था कि अचानक एक ही जगह से ढेर सारे कंकाल मिलते हैं, एक ही जगह से बहुत सारे कंकाल मिलते हैं, और ऐसा देखा जाता है कि वो जो कंकाल उस जगह से मिले ना, ठीक है, तो ऐसा मतलब एक पे एक बहुत सारा कंकाल फेंका गया था। तो खुदाई के दौरान मतलब हड्डियों का एक ढेर मिलता है। तो खुदाई करने वाले लोगों ने, ठीक है, इस जगह का नाम दे दिया क्या? मोहनजोदड़ो। यह एक मतलब सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी जो भाषा होता है उस सिंधी भाषा का एक क्षेत्र शब्द है, ठीक है, जिसको हम लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्लियर है? चलिए इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो राखलदास बनर्जी जो है, इस राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ठीक है, उसके बाद कब किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा 1922 में। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया। हाँ, खोदने का, ठीक है, खुदाई हुआ था। ठीक है, अब खुदाई हुआ तो मिला, अब मिला तो खोज हो गया, समझे? मिला तो खोज हो गया। ठीक, चलिए, खोज का मतलब क्या होता है? बस उसके बारे में नहीं जानते थे, अब जान गए। ठीक है, नया चीज लाना है, सुरमा भोपाली। आइए प्रेजेंट में इसकी स्थिति पूछेंगे तो कहां था इसका स्थिति? कहां? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहा? सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत जो है ये, इसमें एक जिला स्थित है, लड़काना। ठीक है, तो पाकिस्तान के लड़काने जिले में स्थित था ये क्या? मोहनजोदड़ो। अब क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे था? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे था? ठीक है, सिंधु नदी के तट पे था। क्लियर? तो याद रखेगा सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ ये शहर था कौन? मोहनजोदड़ो।
सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ शहर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब यहां से कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं। अब आपको याद रखना है कि यहां से क्या क्या मिलता है। देखिए, तो यहां से साक्ष्यों में याद रखिएगा क्या क्या मिलता है। ठीक, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यहां से मिला क्या, पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, पुरोहित मतलब जानते हैं क्या होता है? पुरोहित मतलब पंडित। ठीक है, धर्मगुरु। ठीक है, पंडित धर्मगुरु। ठीक है, उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित मतलब वो बुजुर्ग मत समझिए, वो क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको जो बीत गया हो, है ना, पूर्वज। पूर्वज पूर्वज मत समझिए पुरोहित को। ठीक है, जो लोग सुनते होइएगा मतलब कि पुरखा पुरोहित, ऐसा कुछ नहीं। देखो, पुरखा जो होता है वो पीढ़ी को दर्शाता है, वो पूर्वज को दर्शाता है। पुरोहित जो है वो दर्शाता है धार्मिक धर्म गुरुओं को। आप पंडित कह लीजिए, मौलाना कह लीजिए, ठीक है, ये पादरी कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, बस याद रखिए कि धर्म गुरु हुआ करते थे। इस टाइप के मतलब गुरु लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो पुरोहित आवास जो वहां से मिलता है, ठीक है, आप इसको विद्वानों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ठीक है, कि ये लोग विद्वान लोग था और इनका प्रॉपर एक घर मिलता है, जिसको ऐसा लोगों को मानना था कि ये घर किसी विद्वान के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो पुरोहित आवास का साक्ष्य आपको कहां से मिलेगा? तो वो मिलेगा। इसके बाद याद रखिएगा, यहां से विशाल स्नानागार मिलते हैं। यहां से क्या मिलते हैं? विशाल स्नानागार मिलते हैं। क्या मिलता है? विशाल स्नानागार। क्लियर है? विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार के बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद और यहां से क्या क्या मिलता है? तो विशाल स्नानागार के बाद आप याद रख लीजिए कि हाँ, यहां से सूती वस्त्र मिलता है। सूती वस्त्र का साक्ष्य यहां से आपको मिल जाएगा मोहनजोदड़ो से। इसके बाद आप याद रखिएगा, यहीं से मिलता है क्या? तो यहीं से प्रत्येक घर में क्या? कुआं का साक्ष्य मिलता है। तो अगर पूछे कि कुआं का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो याद रखिएगा कहां से? मोहनजोदड़ो से मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ा सड़क कहां था? सबसे चौड़ा सड़क कहां? मोहनजोदड़ो। यहां बीच में एक और चीज याद रख लीजिएगा, इसके बीच में अन्नागार। हाँ, क्या मोहनजोदड़ो से? जी आ रहे हैं, आप बर्दाश्त तो कीजिए। चलिए, तो सबसे चौड़ा सड़क आपको यहां देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो से आपको सभागार देखने को मिल जाएगा। सभागार मीटिंग हॉल कह लीजिए इसको आप, जो ऑडिटोरियम होता है, ठीक है, एक मीटिंग हॉल होता है, ठीक है, उस टाइप का मीटिंग हॉल यहां देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप याद रखिएगा कि और यहां से क्या मिलता है? तो यहां से आपको, ठीक है, एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है। किसकी मूर्ति? हाँ, नर्तकी की मूर्ति मिलती है। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति किस धातु में बना हुआ था? तो याद रखिएगा, कांसा धातु में बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि यहां से पशुपति की मूर्ति मिलती है। किसकी? हाँ, पशुपति की मूर्ति मिलती है यहां से। ठीक है, पशुपति की मूर्ति मिलती है। ठीक, एक और मूर्ति मिलती है यहां से मातृ देवी की। मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, तो ऐसे कुछ मूर्तियों के बारे में आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको जो है इतना जो मोहनजोदड़ो में है, पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, उसके बाद एक और याद रख लीजिएगा आप यहां पर क्या? अन्नागार, उसके बाद में सूती वस्त्र, उसके बाद में प्रत्येक घर में कुआं, पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ा सड़क यही बना हुआ था, यहां पर एक सभागार भी था। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति मिली, पशुपति की मूर्ति मिलती है। तो इसको याद करने के लिए आप इसको
पंडित जी पर कोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसको एक ऐसा अपना ट्रिक बनाए हुए हैं, उसी के आधार पे इसको आसानी से याद करवा देते हैं और इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपको पूरा के पूरा साक्ष्य याद हो जाएगा। कैसे? आप पंडित जी को कोट कर लीजिए। पंडित जी की दैनिक जीवन की जो क्रियाकलाप होती है वो सबको पता होगा कि एक धर्म गुरु और एक पंडित का काम क्या होता है। पंडित जी का सबसे पहले काम क्या होगा, ठीक है, घर है तो जहां रहते हैं उनका घर होबे करेगा, ठीक है। तो एक पंडित जी का घर हो गया। पंडित जी एकदम भोरे भोरे ब्रह्म मुहूर्त जो होता है भोर का, उसमें उठेंगे, उठ के सबसे पहले क्या करेंगे, स्नान करेंगे। इनकी जीवन की पहली काम होती है, सो के उठे पहले स्नान करते हैं, स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हर कोई कपड़ा पहनता है, ये भी कपड़ा पहनेंगे और इनके लिए सूती वस्त्र का व्यवस्था किया गया, ठीक है। तो सूती वस्त्र, एकदम वस्त्र पहन लिए और वस्त्र पहनने के बाद ये क्या करेंगे, ठीक है। अन्नागार बीच में कि इसको छूट गया था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। भोजन करेंगे, नहा धोवा लिए, कपड़ा उपड़ा पहन लिया, आराम से दही चूड़ा अपना मारेंगे वो, ठीक है। तो अन्नागार यहां से मिल गया, दही चूड़ा की व्यवस्था यहां से कर दी गई। अब खाने के बाद पानी पिएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये कुआं का भी साक्ष्य यहां से मिल गया, तो पानी पी लेंगे ये। अब साधु है, अपना उठाएंगे झोला झंटा, निकल पड़ेंगे लोगों को उपदेश देने के लिए, लोगों को कुछ कुछ सिखाने के लिए। तो यहां पे लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए अपना वो चौड़ा सड़क पकड़े और सड़क से चल दिए वो। अब पंडित है, जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग को बैठा के दो चार गो काम की बात समझाएंगे। तो लोगों को बुला के एक सभा बुलाया, सभागार बना दिया, वहां बैठा के लोगों को समझाए। और पंडित जी है तो जाहिर सी बात है कि पंडित जी कहीं ना कहीं जाएंगे, तो ठीक है, कहां जाएंगे, मंदिर में ही जाएंगे, ठीक है। तो पशुपति के पास चले गए, ठीक है। पशुपति शिव को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा कहा जाता है कि शिव जो है वो पशुओं के देवता थे। वैदिक सभ्यता जब पढ़िएगा ना तो वहां दो टर्म आपको देखने को मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है, मतलब पशुओं के देवता, और एक मिलेगा दलितों के देवता, ठीक है। हाँ, तो ये दो कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पशुओं के देवता के रूप में इनको जाना जाता था, क्या, शिव जी को पशुपति के रूप में। तो जब एक मूर्ति यहां से मिली, उस मूर्ति के चारों तरफ जो है वो कई सारे अलग अलग जानवर का चित्र बनाया गया था, मतलब इनके चारों तरफ जानवर बैठा हुआ था। तो लोगों ने उस मूर्ति को नाम दे दिया पशुपति की मूर्ति, ठीक है, शिव की मूर्ति। तो पंडित जी है तो जाहिर सी बात है कि वो भगवान के पास जाएंगे, तो पहुंचे शिव जी के पास, और जहां शिव जी होंगे वहां तांडव ना हो संभव नहीं, ठीक है। तो डांस करने के लिए एक महिला भी थी वहां, नर्तकी, ठीक है। तो वो नर्तकी का भी साक्ष्य आपको यहां से मिलेगा। तो कुल मिला के ऐसे आप पुरोहित को कोट करके आप इस चीज को याद कर लीजिएगा। क्या याद हो जाएगा ना, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा जो अभी तक यहां से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको घोर के पी जाना है ये, हाँ, उसमें से कब आ जाएगा वो पता नहीं, डेफिनेटली आता है। साक्ष्यों में से याद रखिएगा कि विशाल स्नानागार मोस्ट इंपोर्टेंट, विशाल स्नानागार मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। दूसरा सूती वस्त्र मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। कुआं का साक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यह भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी नर्तकी की मूर्ति कांसे की, ये क्यों याद रखना है, क्योंकि पूरे सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं से मूर्ति मिली थी कांसा धातु की। तो पहली बार कांसा के प्रयोग का साक्ष्य कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से ही मिला था। तो जाहिर सी बात है कि मूर्ति को याद रखना ही होगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी पशुपति बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इतना चीज ऑलमोस्ट आपको याद होना चाहिए यहां से, तब जाके मोहनजोदड़ो से काम बनेगा आपका। क्लियर, क्या क्लियर, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्लियर हो गया। इसके बाद अगला जो शहर होगा, ठीक है, वो अगला शहर क्या होगा, तो अगला शहर होगा चनहूदरो, चंदहूदरो, नहीं गलत लिखा है, चनहूदरो। देखिए तो चनहूदरो के बारे में अब दो चार कंसेप्ट याद रख लीजिए। चनहूदरो जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा चनहूदरो की खोज एमजी, देखो 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 देखो,
एक है गोपाल मजुमदार, वही जी मजुमदार है। तो गोपाल मजुमदार याद रख लीजिएगा एक। दूसरा याद रख लीजिएगा अर्नेस्ट मैके। क्या? अर्नेस्ट मैके। ठीक है, इन दो व्यक्तियों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसकी खोज की गई थी इसके द्वारा और खुदाई करवाने का काम किया गया था अर्नेस्ट मैके के द्वारा। ठीक है, तो ये आप चनहूद्रो से याद रख लीजिएगा। अगर पूछे इसकी खोज कब किया गया तो 1931 में खोज किया गया, यही याद रख लेना। देखो 1931 में इसका खोज किया गया और इसकी खुदाई कब की गई तो 1934 में। 31 में खोज किया गया और 33-34 में बताया जाता है कि इसकी खुदाई की गई थी। ठीक, हाँ हेलो, क्या दिक्कत, क्या उसमें ढूंढ रहे हैं? जीवन इतना आसान थोड़ी है, जीवन इतना आसान होता, ठीक ना ना, जीवन इतना आसान नहीं है। आइए, अगर सब कुछ उसी में लिखा हुआ रहता तो फिर इस मास्टर की आवश्यकता क्या थी। चलिए आइए, तो ये याद रखिएगा चनहूद्रो के बारे में। अब जो बता रहे हैं भयंकर कंसेप्ट बता रहे हैं जो बिल्कुल नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, चनहूद्रो जो है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये एक दुर्ग रहित क्षेत्र था, ये मिल जाएगा। ये चनहूद्रो एक क्या था? दुर्ग रहित स्थल था। ये दुर्ग रहित जानते हैं? दुर्ग जानते हैं? दुर्ग, दुर्ग मतलब फाटक, किला होता है। ठीक है, दुर्ग मतलब किला होता है। ठीक है, इसको आप साधारण भाषा में बाउंड्री कह लीजिए। ठीक है, घर के चारों तरफ जो बाउंड्री बना होता है उसको दुर्ग कहते हैं। और दुर्ग रहित जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एब्सेंट, और सहित जो होता है उसका मतलब होता है प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ये भोजन जो है वो स्वाद रहित है, तो ऐसा नहीं कि उसमें स्वाद है, नहीं है उसमें। अगर हम कहें कि ये भोजन स्वाद सहित है, मतलब क्या? कि स्वाद है उसमें। तो रहित का मतलब एब्सेंट होता है। तो मतलब यह है कि चनहूद्रो में दुर्ग नहीं बनाया गया था। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण यह है कि चनहूद्रो एक ऐसा स्थल है, चनहूद्रो एक ऐसा स्थल है जहां दुर्ग नहीं था, जबकि पूरी सिंधु सभ्यता के सारे शहरों में दुर्ग बनाए गए थे। सिंधु सभ्यता के सारे शहरों में दुर्ग बनाए गए थे। उनके सारे शहर को चारों तरफ से घेरा गया था। हड़प्पा को भी घेरा गया था, मोहनजोदड़ो को भी घेरा गया था, ठीक है, लोथल को भी घेरा गया था, कालीबंगा को भी घेरा गया था। ऑलमोस्ट जितने भी शहर थे उन सारे शहरों को घेरा गया था। समझे? चलिए, इसके बाद चनहूद्रो से याद रखेगा कि चनहूद्रो जो था एक प्रकार का औद्योगिक शहर था। ये कैसा शहर था? औद्योगिक शहर था। मतलब जानते हैं? हाँ, मतलब यहां पर उद्योग धंधे का काम वाम होता था, फैक्ट्री वैक्ट्री लगे होते थे जिसमें कुछ कुछ नया नया चीज बनता रहा होगा। अब क्या क्या बनता रहा होगा तो इसके दो चार साक्ष्य है, साक्ष्य याद रख लीजिएगा। अब बड़ा खूबसूरत सा साक्ष्य मिलेगा आपको यहां। चलो याद रखिएगा कि यहां पर अलंकृत मनका मिलेगा आपको, अलंकृत मनका मिलेगा। ठीक है, मतलब डिजाइनदार मनका, जो मनका था इस पर डिजाइन किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहां से आपको क्या मिलेगा तो यहां से आपको हाँ शीशा मिलेगा। शीशा नहीं, इसको क्या कह सकते हैं आप? दर्पण कहिए। देखिए, इसको आप दर्पण कहिए। यहां से क्या मिलता है? फिर दर्शन हो गया। सुरमा भोपाली देखो ना काहेला लिखवा रहे हैं, लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होबे करेगा ना। शीशा दो टाइप का होता है, एक ये होता है शीशा, समझे, एक ई होता है शीशा, समझे। ये जो शीशा होता है ये वाला क्या होता है? मुंह देखने वाला होता है। ठीक है, और एक जो शीशा होता है वो
जो तत्व है ना वो शीशा, ठीक है, शीशा जानते होंगे, ठीक है, कांच, ठीक है, वो वाला है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं ये। तो दर्पण याद रखिएगा, सीधे क्लियर हो जाएगा कि यहां मुंह देखने वाली यानी ऐनक की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां से दर्पण मिलता है, और ये जो दर्पण मिलता है, ये दर्पण शीशा का तो था ही, लेकिन वो रेयर केस में। ज्यादातर दर्पण जो है किस चीज का था, तो तांबा का दर्पण था। यहां मतलब यहां के लोग जो ऐनक के रूप में इस्तेमाल करता था, वो शीशा ना होकर क्या होता था, वो तांबा होता था। तांबा हो गया, ठीक है। तो तांबा का दर्पण यहां से मिलता है। मतलब कि हम लोग जो शीशा में मुंह देख लेते हैं अभी, ठीक है, वो लोग तांबा का शीशा रखे हुआ था और उसमें मुंह देखता था। अब तांबा का शीशा कहेंगे तो आप लोग सोचे कि अरे क्या कह रहा मास्टर, ठीक है, तांबा भी और शीशा भी, तांबा का शीशा कैसे होगा। तो शीशा मतलब क्या, ऐनक, दर्पण, ठीक है। तो तांबे का दर्पण आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। उसके बाद यहां से मेकअप सामग्री प्राप्त होता है। क्या, हाँ, मेकअप सामग्री, ठीक है। क्या है, पुरुष मेकअप नहीं करता है क्या, हाँ, गलत बात नहीं, सुनो ना, अरे पढ़ो ना इतिहास, पहले पढ़ तले सही। देखो यहां जो सिंधु सभ्यता में था, स्त्री और पुरुष दोनों मेकअप करते थे, हाँ। और सिर्फ वही नहीं, आज भी चलता है। अरे बिना मेकअप के जितने भी आप फिल्म पे देखते हैं ना एक्टर को, बिना मेकअप के कहीं देखिएगा, छुछुन्नर ना दिखे फिर कहिएगा आप। जितना भी आप, ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं, ठीक है, कभी सामने से उसको जाके देखिएगा, अगर छुछुन्नर ना दिखे वो फिर आप हमको कहिएगा। तो इस सब मेकअप का कमाल है। हाँ, तू जाके देख ले है पास से। चलिए, हाँ, अरे हाँ, ठीक है, सब मेकअप करता है, परेशान मत होइए, ठीक है, सब मेकअप करता है, परेशान मत होइए, ठीक। चलिए, तो मेकअप सामग्री में मुख्य रूप से दो प्रकार के मेकअप बहुत फेमस था, एक लिपस्टिक और दूसरा काजल, ठीक है। हाँ, ये दोनों थोड़ा ज्यादा फेमस था उस समय पर, ठीक है। और इसका इस्तेमाल महिला और पुरुष दोनों करते थे, ठीक है। तो इस भ्रम से मत रहिएगा कि सिर्फ महिला करती थी, दोनों के दोनों इस चीज का इस्तेमाल करता था। और मेकअप सामग्री वहां धड़ल्ले से चलता था, ठीक है, उस समय, आज से 4000 साल पहले। लेकिन वो सब नेचुरल हुआ करता था, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा मेकअप कब चलता था वहां, ठीक। चल, तो चंद्रमुद्रों के बारे में ये बातें आप याद रख लीजिएगा, किसके बारे में, चंद्रमुद्रों के बारे में, क्लियर। चल, ठीक है। तो बाकी चंद्रमुद्रों के बारे में आपका ये चैप्टर खत्म। इसके बाद कुत्ता बिल्ली का चित्र नहीं मिला था, देखो, हाँ, एक कुत्ता था जो बिल्ली को दौड़ा रहा था, ठीक है। तो मतलब ऐसा देखा गया ना कि पैरों के निशान मिले, ठीक है। जैसे एक ये ऐसे मान लीजिए कि पैर के निशान बने हुए थे, तो पंजा का निशान एक बराबर है, एक छोटा छोटा, और कुत्ता और बिल्ली के पंजा का निशान, ठीक है, अलग अलग होता है, साइज में भी फर्क होता है। तो इसके आधार पे वैज्ञानिकों ने तय किया कि ऐसा हो सकता है कि एक कुत्ता जो है वो बिल्ली को दौड़ा रहा हो, और इस हिसाब से वो जो चित्र वहां छप गया। हो सकता है कि घर मतलब हाल फिलहाल में लिपाया हो, जानते ना लिपाना, हाँ, तो घर लिपाया हो, ठीक है, और उधर से, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली का रिलेशन आपको पता ही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो शहर है तो दोनों थोड़ा सा फैमिलियर रहता है, दोनों पालतू रहता है। नेचुरली देखिएगा, जैसे गांव वाले क्षेत्र में अगर बिल्ली दिख गया तो तब तक उसको रख देगा जब तक वो या तो मर ना जाए या फिर भाग ना जाए, ठीक है, पकड़ के निपटा देता है। तो इस दोनों का रिलेशन थोड़ा सा अनोखा है, ठीक है। तो उसी अनोखे रिलेशन के बारे में दर्शाया गया था कि खाली इंसान भले आदमी नहीं था वहां, ठीक है, कुत्ते और बिल्ली भी भले आदमी थे, ठीक है। तो इनके बारे में भी वहां बताया गया, ठीक है। चलो, तो बाकी चुनमुद्रों से इतना याद रख लेना, काम खत्म, बाकी और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो शहर बसते हैं, उन शहरों के बारे में हम बात करेंगे फुर्सत से, ठीक है, हाँ, फुर्सत, ठीक है। फिलहाल आज की हमारी क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो, उसको भागो मत, पहले इसको बंद करो।
हाँ पहले बंद करना ही, वीडियो बंद करो ना जल्दी। किसका?